सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने करीब करीब 300 सालों तक भारत के लिए एक ढाल का काम किया। लेकिन आज आज हम में से ज्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। तो चलिए आज बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की, भारत के वो द्वारपाल जिन्होंने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और देखिए इनकी पूरी कहानी, इनका पूरा मिशन, वो सब कुछ इनके नाम में ही छिपा है। संस्कृत में प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, गेटकीपर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, नहीं, ये उनकी पहचान थी, उनकी भूमिका और कह सकते हैं उनका धर्म भी। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये कौन सा दरवाजा था जिसकी ये रखवाली कर रहे थे? और उस दौर में भारत में ऐसा क्या चल रहा था कि किसी को उठकर ये द्वारपाल की भूमिका निभानी पड़ी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा 8वीं शताब्दी के उत्तर भारत में। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। एक ऐसा दौर जब एक महान साम्राज्य का अंत हुआ और उसके साथ ही एक बहुत खतरनाक, शक्ति शून्य, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया था। देखिए, महान सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक धागे में पिरोकर रखा था, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। और उनके जाते ही उनका विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोई एक सेंट्रल पावर बची ही नहीं। पूरा इलाका छोटे छोटे आपस में ही लड़ते हुए राज्यों में टूट गया। चारों तरफ बस अराजकता और अस्थिरता का माहौल था। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब घर में ही एकता ना हो तो बाहर वालों की नज़र तो पड़ती ही है। ठीक यही हुआ। पश्चिम से अरब खलीफाओं की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो सिंध को पहले ही जीत चुके थे और अब उनकी नज़र भारत के अमीर, उपजाऊ मैदानों पर थी। अब एक द्वारपाल यानी दरवाजे को पकड़ने वाले की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगी थी। और बस इसी ऐतिहासिक जरूरत के बीच, इसी उथल पुथल का जवाब बनकर उभरे गुर्जर प्रतिहार। उन्होंने ही वो ढाल बनने का जिम्मा उठाया जिसकी उस वक्त भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। इनके मूल को लेकर, मतलब ये कौन थे, कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस है। एक थ्योरी कहती है कि ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज थे जिन्होंने खुद एक द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरी थ्योरी इन्हें हूण जैसी विदेशी जनजातियों से जोड़ती है जो भारत आए और यहीं के समाज में घुल मिल गए। लेकिन सच कहूं तो उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि उन्होंने किया क्या। और उनका मिशन वो एकदम साफ था, भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक चट्टान की तरह खड़े हो जाना और किसी भी हमलावर को आगे बढ़ने से रोक देना, बस। और इस मिशन की शुरुआत की इस राजवंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने। उन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य की नींव ही नहीं रखी, बल्कि सिंध की तरफ से आ रहे अरब हमलों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अरब सेना को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्हें उपाधि मिली म्लेच्छों का नाशक, यानी विदेशी आक्रमणकारियों का विनाश करने वाला। नागभट्ट ने दुनिया को पहली बार दिखा दिया कि ये द्वारपाल कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उत्तर भारत पर असली कंट्रोल पाने के लिए प्रतिहारों को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ना था, नहीं, उन्हें देश के अंदर ही मौजूद दो और शक्तिशाली ताकतों से भी टकराना था। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष। तो मैदान में अब 3 बड़ी खिलाड़ी थे। पश्चिम में थे गुर्जर प्रतिहार, पूरब में थे बंगाल के पाल और दक्षिण से आ रहे थे दक्कन के ताकतवर राष्ट्रकूट। और तीनों की नज़र एक ही इनाम पर टिकी थी, और वो इनाम था कन्नौज शहर। देखिए, कन्नौज उस जमाने में सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये उत्तर भारत की सत्ता, उसकी समृद्धि और उसके सम्मान का प्रतीक था, एक सिंबल। गंगा के व्यापार मार्ग पर इसकी लोकेशन इतनी जबरदस्त थी कि यह माना जाता था कि जिसका कन्नौज पर कब्जा, उसका पूरे उत्तर भारत पर राज। अगले लगभग 100 सालों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच एक जबरदस्त जंग चली। सत्ता का पलड़ा कभी एक तरफ झुकता तो कभी दूसरी तरफ। ये एक बहुत लंबी, बहुत थका देने वाली लड़ाई थी। लेकिन आखिरकार करीब 816 ईस्वी में प्रतिहार आजा नागभट्ट द्वितीय ने निर्णायक तौर पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। वो द्वारपाल अब सम्राट बन चुके थे। कन्नौज पर यह जीत सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये प्रतिहार साम्राज्य के स्वर्ण युग, उनके गोल्डन एज की शुरुआत थी। अब वे उत्तर भारत के सबसे बड़े निर्विवाद शासक थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इनके कट्टर दुश्मन भी इनकी तारीफ करते थे।
एक अरब यात्री था सुलेमान। वो सम्राट मेहरभुज के राज में भारत आया और उसने लिखा कि प्रतिहारों की सेना बहुत ताकतवर है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का है। सोचिए, ये तारीफ दुश्मन की तरफ से आ रही थी। तो अपने शिखर पर प्रतिहार साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बंगाल की सीमाओं तक। उन्होंने सदियों तक अरबों को सिंध से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया और इसी वजह से उत्तर भारत की संस्कृति और समाज को फलने फूलने का एक सुरक्षित माहौल मिला। पर वो सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। महान कवि और नाटककार राजशेखर सम्राट महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में गुरु का स्थान रखते थे। लेकिन इतिहास का एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। जो उगता है वो ढलता भी है। करीब 300 साल तक भारत की ढाल बने रहने के बाद आखिरकार प्रतिहार साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। और इसकी कई वजहें थी। एक तो राष्ट्रकूटों के लगातार हमलों ने उन्हें अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। फिर उनके अपने ही सामंत, जो कभी उनकी ताकत हुआ करते थे, अब वो एक एक करके आज़ाद होने लगे। साम्राज्य अंदर से टूटने लगा। और फिर 1018 में महमूद गजनवी ने सीधा राजधानी कन्नौज पर हमला किया और उसे बुरी तरह लूटा। ये उस ढाल पर आखिरी और सबसे घातक चोट थी। प्रतिहारों के गिरने का नतीजा बहुत सीधा और बहुत भयानक था। उत्तर भारत का वो दरवाजा, जिसकी वो 300 सालों से रखवाली कर रहे थे, अब पूरी तरह से खुला और असुरक्षित था। एक बार फिर से इतिहास वहीं आ खड़ा हुआ था। एक खतरनाक शक्ति शून्य पैदा हो चुका था। सोचिए, 300 सालों तक वो दरवाजा मजबूती से बंद रहा। तो आखिरी सवाल यही है कि जब ये महान द्वारपाल आखिरकार गिर गए, तो भारत के उन खुले दरवाजों से घुसकर इतिहास ने कौन सी नई करवट ली? और इस सवाल का जवाब भारत के आने वाले कई 100 सालों का भविष्य लिखने वाला था।